हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम पार्ट 2 को। जैसे कि हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था कि बैंकिंग एज अ कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ, और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस किए थे। अब हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में, कि टाइप्स ऑफ बैंक्स में जैसे आरआरबीज क्या होती हैं, पेमेंट बैंक्स क्या होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होती हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से रिटेन कर पाएँ। इसलिए हमें फ्लो चार्ट के थ्रू जो है एक साथ कंसोलिडेटेड रहते हैं फैक्ट्स, तो हमें रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है माइंड में। तो अगर हम एक फ्लो चार्ट के हेल्प से करेंगे तो हमारा रिटेंशन पावर बहुत अच्छा होगा, और हम गलत नहीं करेंगे बैंकिंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, चाहे कोई भी एग्जाम्स की बात करें। तो हम इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर नहीं सकते, इग्नोर करेंगे तो हमारे मार्क्स चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें फैक्ट शीट बनानी है, और उसमें एक फ्लो चार्ट बना के अच्छे से रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आरआरबी के बारे में। पहले अगर हम पढ़ें आरआरबी के बारे में, तो आरआरबी के पहले बेसिक्स पढ़ते हैं। तो आरआरबी एक्ट जो है 1976 का, वो बना था किसकी रिकमेंडेशन से? नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन से, जिसमें कि 1975 में ही रिकमेंडेशन दी गई थी। इसके बाद क्या है, आरआरबी एक्ट बना 1976 का। ठीक है। फर्स्ट जो आरआरबी बनी थी वो थी प्रथमा बैंक। और आरआरबी इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। और सुपरवाइज कौन करता है? नबार्ड। ये हम नबार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बस ये छोटी छोटी वीडियोस में पढ़ेंगे, तो हमें आसानी से वीडियोस भी कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं एक साथ हम कंसोलिडेट कर दें तो माइंड को भी बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। बेसिक्स हमने पढ़ लिया। अब हम बताते हैं ओनरशिप के बारे में। तो ओनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? आफ्टर नेशनलाइजेशन क्या हुआ था, गवर्नमेंट के पास इतना तो पैसा था नहीं, तो उसमें क्या था, उसमें ओनरशिप की जरूरत पड़ गई। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है आरआरबी का, वो ओनरशिप में आता है, कि कौन कौन सब पैसे इन्वेस्ट करेगा, इतने परसेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो 50% लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट 15%, एंड स्पॉन्सर बैंक जो है वो 35%। ये क्या हुआ था, इसकी ये जरूरत क्यों पड़ी? आरआरबी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आरआरबी को बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि उनको रूरल में रूरल क्रेडिट चाहिए, मिल लोगों को मिले, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। यस। तो ये दिक्कत हो रही थी कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो नहीं जाना चाह रही थी वहाँ पे, रूरल एरियाज में। और हमें डाइवर्सिफाई भी करनी थी सेक्टर्स को। जैसे कि रूरल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो इसको भी तो हमें प्रमोट करना है, इसको भी तो हमें आगे लेके जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यस। तो इसीलिए आरआरबी एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। ओनरशिप समझ आ गई। अब हम बात करते हैं फंक्शंस क्या क्या है इनके। किसान क्रेडिट देते हैं ये एस एसएचजी फाइनेंसिंग करते हैं, रूरल डिपॉजिट लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में जो फंडिंग होती है वो भी आरआरबीज ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या हुए? हाई एनपी हो गए, मींस एनपी का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए, जैसे कि रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लगाना है, सपोर्ट करना है किसको? एग्रीकल्चर को, एमएसएमईज को। यस। अगर एमएसएमईज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये क्या है, ये डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगी इकोनॉमी, एक ही के हाथ में पैसा रहेगा। तो ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। इसलिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो रखना नहीं है। तो इसलिए आरआरबी एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फॉर्म में रखें इसको, अगर हमें रिवाइज करना हो फैक्ट शीट पे अपनी आप ही रफ पेज पे लिखना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। आरआरबी एक्ट 1976 किसकी रिकमेंडेशन से आया था? मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा राव कमेटी, जो कि कौन सी ईयर में दी थी? 1975 में दी थी। यस। इसमें जो ओनरशिप थी, ये ओनरशिप और ये सब अभी हमें लगता है इजी, बट जब हम एग्जाम में ये देखते हैं ना, तब कंफ्यूजन होता है, फिर हम गलत करके आते हैं। तो इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना है। आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर प्लीज एंड तक बने रहिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 15% 50% देती है, स्टेट गवर्नमेंट कितना देती है? 15%।
और स्पॉन्सर बैंक कितना देती है? 35%। और एक और इसमें फैक्ट है क्या, 75% जो भी लोन देते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाता है, और आरआरबीज जो होती हैं, यस। और बाकी के, जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में हम बात करें तो वो 40% देते हैं, बट आरआरबीज जो हैं वो 75% देते हैं। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छूटेंगे, मैं बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें कि ऐसे सेक्टर जो हमें प्रायोरिटी पे रखने हैं, जिनका ग्रोथ जो है बहुत कम है, बट उनको हमें ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, उनको हमें फ्यूल देना है, जैसे कि एमएसएमईज, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर। ये वाले ऐसे सेक्टर हैं कि हमें इनको ग्रोथ देनी है, हमें इसमें फ्यूल लगाना है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना होता है, ये सेट होता है, नॉर्म्स हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और शेड्यूल बैंक कितना देता है, 40%, और आरआरबीज कितना देती है, 75%। ठीक है। अगर हम बात करें अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर बात करें तो ये क्यों बनी, पहले तो ये जो बैंक्स हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बनी, ये प्रोवाइड करती हैं बेसिक बैंकिंग टू अनसर्व्ड सेक्शंस और अनबैंक्ड एरियाज, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं, वहाँ पे ये प्रोवाइड करती है बैंकिंग सिस्टम्स। ठीक है। और ये कौन रेगुलेट करता है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, 200 करोड़ मिनिमम कैपिटल। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, प्लीज़ आप उसको ऐड कर लीजिएगा। एक्सेप्शन है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहती हैं तो उनको 100 करोड़ ही चाहिए। ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं, यूसीबी जो होती हैं, उनको केवल 100 करोड़ चाहिए मिनिमम कैपिटल, अगर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से एसएफबी बनना चाहती हैं, तो कन्वर्ट होना चाहती हैं, तो उनको केवल 100 करोड़ चाहिए। 75% जो लैंडिंग वो किस में जाएगी, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में, जैसे कि आरआरबीज के केस में था। 50% जो लोन है वो बिलो 25 लाख होना चाहिए, जो ये लोग देंगे। ये जो है एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स, और ये क्या ऑफर करते हैं, एटीएम सर्विसेज, क्रेडिट और रेमिटेंसेस, मीन्स ये सारा कम बैंकिंग जैसा ही करते हैं, बस इनमें थोड़े थोड़े क्राइटेरियाज अलग हैं। कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो 75% देनी है, 50% लोन जो है वो 25 लाख से कम होना चाहिए, समझ आ गया। और 25% जो ब्रांचेस हैं वो उनकी अनबैंक्ड वाले एरियाज में होनी चाहिए, जहाँ पे बैंक्स नहीं है, ऐसे एरियाज में होनी चाहिए इनकी 25% ब्रांचेस। ठीक है, क्योंकि पर्पस ही उनका यही है कि वो ऐसे एरियाज में खुले जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज है ही नहीं, तो इसीलिए 25% ये कोटा रखा गया है। सबके पीछे एक लॉजिक से हम याद करेंगे ना, तो हमें 25% चीज़ें या 30% चीज़ें अच्छे से याद हो सकती है, बाकी का रिटेंशन कर, रिकॉल कर करके, रिटेन कर करके अच्छे से याद हो जाएगा। बट हमें अपने आप भी तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट हम एक अगर ओवरव्यू लेके चलते हैं ना दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में जो फीड होती चली जाती है, समझ गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, पहली बात तो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और जो है उनको 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग एरिया। एनबीएफसी, एमएफआई और एलएफबी कैन कन्वर्ट इनटू द एसएफबी, एसएफबी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम, ये कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है बाय आरबीआई, सबको ही आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, हम बता चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, सर्व लोकल इनकम हाउसहोल्ड्स, ऑफर क्रेडिट टू एमएसएमई, स्मॉल फार्मर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉर्मल क्रेडिट्स। ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एग्जांपल्स अगर हमें पता लगाने हो, तो वो हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, ये सब जो है, ये वाला तो हमने देखा ही होगा, ये वाला है, ये वाला है। अगर हम सिटीज में रहते हैं
तो ये बैंक्स हमने देखी ही होंगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए। अगर हम बेनिफिट, ये कौन रेगुलेशन बाय आरबीआई अंडर विच एक्ट, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये जो है एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करते हैं, ठीक है। इनके बेनिफिट्स क्या हैं? फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ये बूस्ट करते हैं रूरल बैंकिंग को, और सपोर्ट करते हैं एमएसएमईज को और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को, ठीक है। ये कन्वर्ट हो सकते हैं, एसएफबी कैन कन्वर्ट इनटू यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। बट अगर हम पेमेंट बैंक्स की बात करें, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी, पेमेंट बैंक्स की बात करें तो वो पहले एसएफबी में कन्वर्ट होंगे, फिर वो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट होंगे। बट इन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि हम बात करें 75% पीएसएल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में देना होगा, जो है लोन्स, ठीक है। 50% जो है लोन वो 25 लाख से कम होना चाहिए। 25% जो ब्रांचेस हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए। कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, इस चक्कर में इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बोला जाता है। काम तो वही है, बट थोड़े जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इतना इतना नॉर्म्स पूरे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये अगर हमने पढ़ लिया तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट करके अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी। अगर हम आते हैं पेमेंट बैंक्स पे, पेमेंट बैंक्स की बात करें तो पहली बात हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि पेमेंट बैंक्स किसकी रिकमेंडेशन से बने। ये बने नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन से, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन से, ठीक है। ये पेमेंट बैंक्स जो हैं ये क्यों बने? उनका भी यही पर्पस था कि इनको इंक्रीज करना है। मैं लिख देती हूँ, इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन रिमोट एरियाज में इनको पेनिट्रेशन बढ़ाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी तो एक्सेस प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अगर बैंकिंग सिस्टम ही नहीं होंगे तो बैंकिंग हैबिट्स कैसे डेवलप होंगी, और फिर मोबिलाइज कैसे होगी सेविंग्स। ये हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि मोबिलाइज सेविंग से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तो प्लीज जाइए उसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका। ये पेमेंट बैंक्स जो हैं, ये अगर हम की फीचर्स के बारे में पढ़ें, बता दिया सब कुछ मैंने, क्या ज़रूरत थी और किसकी रिकमेंडेशन से बना। अगर हम बात करें, इनकी जो डिपॉजिट लिमिट है वो है 2 लाख रुपीज़ ओनली, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए केवल और केवल, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ही होना चाहिए। 2 लाख, 2 लैक्स ओनली मैक्सिमम लिमिट। कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 100 करोड़, और एसएफबी की कितनी थी? 200 करोड़। प्लीज़, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, बार बार अटेंशन करने से ही दिमाग में बैठेंगी ये चीज़ें। ये तो फैक्ट्स हैं, इनको तो भुला ही नहीं सकते ना। और ये याद कैसे होंगे? बार बार रिवीजन से। अगर हम नोट्स हैं, नोट्स को देखो, रिवाइज करो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी, जब भी टाइम मिले, वीडियो को देख लो इसको, जैसे भी आपको करना हो, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे ही करो, ठीक है। जैसे डिमिट डिमा वो डिपॉजिट लिमिट बता दी 2 लाख रुपए। कोई लोन्स या फिर क्रेडिट्स प्रोवाइड नहीं करते, क्रेडिट कार्ड्स। ये 75% जो है इनको एसएलआर में इन्वेस्ट करना होता है। क्यों इन्वेस्ट करना होता है ये बता देती हूँ मैं। इनको 75% जो है अपना पैसा वो एसएलआर में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। और बैंक का जो है, बैंक को प्रॉफिट भी तो करना है अपना। ये किसके लिए बैठी हैं? प्रॉफिट करने के लिए ही तो बैठी हैं। यस, तो प्रॉफिट कैसे करेंगी? एसएलआर में इन्वेस्ट करती हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जिनकी मैच्योरिटी केवल और केवल 1 ईयर की होती है, ठीक है।
ये 75% SLR इन्वेस्टमेंट करती हैं। इनका 100% 100 करोड़ का जो कैपिटल होता है, और ये ATM कार्ड और डेबिट कार्ड्स इशू करती हैं। क्यों इशू करती हैं? क्योंकि जिन लोगों का डिमांड डिपॉजिट है, उनको भी तो पैसा निकालना है अपना, तो उनको तो ये चीज़ें देनी पड़ेंगी ना। ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये कोई क्रेडिट कार्ड जो होता है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, तो वो एज अ लोन हो गया, तो वो प्रोवाइड नहीं करती है, क्रेडिट कार्ड से इशू नहीं करती हैं। सबके पीछे लॉजिक है। अगर हम लॉजिक से पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये तो हमें याद करने पड़ेंगे, ये जो इनके क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी कि याद करेंगे हम कि ATM कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स इशू करते हैं, बट हम ये भी दिमाग लगा सकते हैं अगर किसी किसी का पैसा डला हुआ है सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, तो समझ पा रहे हो? तो क्या मतलब इनको वो पैसा निकालना होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और आजकल के टाइम में नेट बैंकिंग प्रोमिनेंट हो चुकी है, सबको चाहिए, तो ATM कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स तो देंगे ही देंगे ना फैसिलिटी। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर हम बात करें और ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, इशू करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स को, फैसिलिटेट करते हैं करस्पॉन्डेंट बैंकिंग को, और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या इंश्योरेंस भी करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं? लैंड नहीं कर सकते, लार्ज डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्योंकि 2 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है। बैंकिंग एज अ बैंकिंग सिस्टम, बैंक के लिए बहुत छोटा अमाउंट है 2 लाख, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोई सब्सिडरीज अपनी नहीं खोल सकते। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एयरटेल पेमेंट बैंक्स, एयरटेल, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, ये तो देखा ही होगा जिसने पेटीएम यूज़ किया है। तो ये अगर यूज़ नहीं किया है पर देखा तो होगा, ऑप्शन में देखा होगा, जियो पेमेंट बैंक्स। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ये तो इसमें नहीं दे रखा, तो मैं बता दूं, ये मैं बता देती हूँ। इट इज रजिस्टर्ड एज अ, एक सेकेंड, इट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और ये लाइसेंस्ड किसके अंडर होती हैं? लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों आया? क्योंकि बैंक्स को जो है नेशनलाइज करना था। ये मैं अच्छे से ना चीजें एक एक करके बता रही हूँ कि माइंड में ना कुछ कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तो माइंड में कंफ्यूजन आएगा और रटने से दिमाग कभी रिटेन नहीं कर पाता। ये मैंने पार्ट 1 में अच्छे से बताया है, तो जाओ प्लीज उसको भी देखो, क्योंकि अगर सीरीज वाइज चलोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी की आपकी मर्जी है। अगर हमने ये बात कर लिया पेमेंट बैंक्स के बारे में, ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी टाइप्स ऑफ बैंक्स पे। अगर हम बात करें पहले कोऑपरेटिव बैंक्स की, 3 बैंक्स हमने डिस्कस कर ली, अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो इंडिया में कैसे हैं? पहले इंडिया में क्या था, बहुत ज़्यादा हार्मनी होती थी रूरल एरियाज में। वहाँ पे जो मनी लेंडर्स का, लोग पैसा लेते थे मनी लेंडर से, और बहुत ज़्यादा हार्मनी रहती थी। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक से जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, लाइक अगर हम बात करें अमूल, अमूल डेयरी की, तो वो कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव बिजनेस ही तो करते हैं वो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंकिंग एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज हार्मनी के चक्कर में ही हुआ। तो इसमें क्या होते हैं, ये एक तरीके का ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि किस फॉर्म हुआ है, ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेसिस पे फॉर्म हुआ है, जिसमें कि 10-12 मेंबर्स होंगे, वो अपना पैसा इसमें पूल करेंगे, और फिर ये जो पूल्ड मनी है, जिसको भी जरूरत है उसको वो दे दिया जाएगा। ठीक है, देने के बाद क्या होता है, उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। इसका क्या क्यों कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, क्योंकि इसमें हमें क्रेडिट प्रोवाइड करना था, हमें ये फॉर्मल सेक्टर में लाना था, इनफॉर्मल से हटा के। समझ आ गया? और जो इसके मेंबर्स हैं वही ओनर्स होते हैं, मेंबर्स आर द ओनर्स। ठीक है,
अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। अफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड्स को। स्मॉल इंडस्ट्रीज को। इनको क्या अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज द क्रेडिट। स्पेलिंग राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है, इसमें जो है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें पहले 3 टियर है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, डीसीबी, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैक्स। पैक्स जिसको बोलते हैं, पैक्स। ठीक है, ये हो गया रूरल का। रूरल में तीन जो है स्टेजेस पे डिवाइडेड है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये जो पैक्स है, बाकी के सारा रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। बट ये जो पैक्स हैं, दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मेट्रो सिटीज में होती हैं। ठीक है, और अगर हम और कुछ भी बताना चाहें इसके बारे में, इसका कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैज डुअल कंट्रोल सिस्टम। दो लोग कंट्रोल करते हैं इनको। डुअल कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि आरबीआई जो है वो, आरबीआई जो है सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज क्या क्या चीज़ें करता है? सुपरवाइज जैसे कि लाइसेंसिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करेगा। इंस्पेक्शंस ये करेगा आरबीआई। सीआरआर और एसएलआर जो मेंटेन करना होता है वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस पे ही होगा। समझ गए? और जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये क्या करते हैं? ये देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस होते हैं वो कौन देखता है? वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव बैंक देखता है। इलेक्शंस जो भी होते हैं बोर्ड मेंबर्स के। ठीक है, ये काम करता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज। ये जो है ये किसके अंडर से एक्सपेंड हुआ है? एक्सपेंड थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। 1912। समझे क्या कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं और क्यों इमर्ज हुई है? ठीक है, अगर हम दूसरी बैंक्स पे आए, अब आते हैं फॉरेन बैंक्स पे। फॉरेन बैंक्स ऐसी बैंक्स हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है, लाइक किसी बैंक का हेडक्वार्टर यूएसए में, बट उनकी सब्सिडरी वो ऑपरेट, या फिर कोई ब्रांच वो ऑपरेट करें इंडिया में। लाइक एक्सिस बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक है। इनका जो है हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये तो इंडियन बैंक है, इनका हेडक्वार्टर इंडिया में मर्ज हुई है तो ये, बट इनकी कुछ ब्रांचेस हैं वो ऑपरेट करें लंदन में। तो ये लंदन के लिए क्या हो जाएंगी? फॉरेन बैंक्स। बट इंडिया के लिए तो ये सिंपल बैंक्स ही हैं, कमर्शियल बैंक्स ही ये लोग, ये तो। बट बाहर की कंट्रीज के लिए ये एसबीआई को, एक्सिस बैंक की ब्रांचेस को वो क्या बोलेंगे? फॉरेन बैंक्स बोलेंगे। यही हैं बस फॉरेन बैंक्स।
अगर हम फॉरेन बैंक्स के बारे में लिखें, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बस हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इट इज अ डेट टाइप ऑफ बैंक, इज अ बैंक that is that has headquartered in foreign country but operate in India। इंडिया के लिए तो फॉरेन बैंक इसलिए इंडिया यूज हुआ है। ऑपरेट इन इंडिया थ्रू ब्रांचेस और सब्सिडरीज, थ्रू ब्रांचेस और सब्सिडरीज। बट इनका जो है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है फॉरेन बैंक्स के? ये कुछ रोल प्ले करती हैं हमारी इकोनॉमी में? बिल्कुल करती हैं। क्या करती हैं ये बूस्ट करती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करती हैं, क्योंकि फॉरेन कैपिटल लेके आएंगी ये। यस, इनोवेशन लेके आएंगी, टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, इनोवेशन लेके आएंगी, टेक्नोलॉजी लेके आएंगी। ये इम्प्रूव करती हैं कंपटीशन को। अगर यहाँ के मार्केट में कुछ भी सुधार लाना है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है, और ये फॉरेन बैंक्स के पास है टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, लाइक डेबिट कार्ड्स, सपोज करो डेबिट कार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है, वो फॉरेन बैंक्स लेके आई हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होगा जो कि हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास नहीं होगा, तो फिर वो भी एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। तो ये क्या है, कंपटीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इम्प्रूव करता है कंपटीशन को और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को एक्सपेंड करता है फॉरेन बैंक। ठीक है, और ये किसके रूल्स फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं इंडियन रेगुलेशन, विच इज द आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, फेमा हो गया। ठीक है, जो कि 1999 में आया। तो ये उनके रूल्स फॉलो करते हैं, अपने होम कंट्री के रूल्स भी फॉलो करेंगे और यहाँ के रूल्स भी फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। और इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको रेगुलेट करता है आरबीआई। सारे की सारे चीजें आरबीआई ही रेगुलेट करता है, क्योंकि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। एज द नेम सजेस्ट, ये बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो किसी को क्रेडिट देना नहीं है, किसी को क्रेडिट देना नहीं है। किसी इनका जो मेन काम है कि हम एग्रीकल्चर सोसाइटीज में जाके क्रेडिट दें, वो चीज़ इनका काम नहीं है। ये ना ही एक्सेप्ट करते डिपॉजिट, डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, डज नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। एनबीएफसीज जो हैं, ये क्या, इनका एग्जांपल लिखे तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गई हैं कोई, या मनी मार्केट हो गया, ये ऐसी टाइप्स की बैंक्स होती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो वो एनबीएफसी में आएंगी, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। बट ये एक्सेप्ट करती हैं टाइम डिपॉजिट्स, बट इट एक्सेप्ट्स टाइम डिपॉजिट। बट एक क्वेश्चन आ रहा होगा, किसके अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं? इट रजिस्टर्ड थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013, ये इनके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। और आरबीआई जो है हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस
ये सीआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करती। और एनबीएफसी का जो एसेट साइज है वो कितना होना चाहिए, 500 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम एसेट साइज 500 करोड़ और मोर। मैं एक और चीज फॉरेन बैंक्स के बारे में बताना चाहूंगी कि फॉरेन बैंक्स, अगर फॉरेन बैंक्स की 20 से कम ब्रांचेस हैं तो वो 30% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग करेंगी। अगर 20 से ज़्यादा है, मोर देन 20 है, मोर देन 20 ब्रांचेस हैं, तो वो कितना परसेंट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में इन्वेस्ट करेंगी या प्रोवाइड करेंगी लोन्स, 42%। दिस इज द क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ लिए। अभी हमारा थोड़ा सा बचा है, जैसे नबार्ड हो गया, सिडबी वो हो गया, सिडबी हो गया, ये सब बचे हैं, अभी थोड़े बहुत बचे हैं जो कि 10-12 मिनट के होंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, पार्ट 1 को भी अच्छे से देखिए और इकोनॉमिक सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया है हमने। और तब तक के लिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड कीप रिवाइजिंग।